ठीक है। तो लास्ट में हमने डिक्शनरी लिस्ट के ऊपर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो परफॉर्म किए थे। आज डिक्शनरी के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि भाई डिक्शनरी के ऊपर मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके साथ हमारा जो यू कैन से मतलब पाइथन का भी बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, जो मेन कंसेप्ट होते हैं, कंडीशंस, लूप्स, वो सब इसके बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस है। अब डिक्शनरी के ऊपर ज्यादा ऑपरेशंस होते नहीं है। ठीक है, काफी कम ऑपरेशंस होते हैं डिक्शनरी के ऊपर। हुआ है इसे। तो डिक्शनरी के ऊपर ज्यादा ऑपरेशंस मेरे पास होते नहीं है, बहुत कम ही ऑपरेशंस होते हैं। तो फिर से बंद हो गया है। खेल रहा है आज ये। Give me a second. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि डिक्शनरी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होते नहीं हैं, बहुत थोड़े से ऑपरेशंस होते हैं। देखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। करता हूँ, शुरू करता हूँ। ये आई थिंक अब चल रहा है। ठीक है। तो अगेन डिक्शनरी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होते नहीं है, थोड़े से ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो अब डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपडेशन वाला पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉप, क्लियर वगैरह जैसे कमांड्स होते हैं। ठीक है, जो डिक्शनरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं, जिसकी वजह से डिक्शनरी को आप डायरेक्टली पाइथन से रीड कर सकते हो। वो होते हैं डॉट आइटम्स, डॉट कीज एंड डॉट वैल्यूज। ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी के ऊपर सबसे पहले मैंने एक बेसिक डिक्शनरी डिफाइन करी है डिक्ट के नाम से। ठीक है, इसे डिक्ट नहीं करते हैं। अ, ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। डिक्ट के नाम से मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन करी है। ठीक है, जिसमें इसको नेम कर लेते हैं। ठीक है, नेम में नेम इज द की, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी है योगेश। ठीक है, जब मैंने डिक्शनरी के बारे में बताया था तो बताया था कि इसके अंदर की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज द की, राइट हैंड साइड इज द वैल्यू। ठीक है, तो नेम की वैल्यू योगेश है, एज की वैल्यू 34 है। ठीक है, इसके बाद जब मेरे को एज की वैल्यू अपडेट करनी है, कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, सो आई डू डेट एज इक्वल्स 45। ठीक है, हाँ, की के बेसिस पे हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को अगर कोई नई की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो मैं सिंपली सिंपली डिक्ट लोकेशन इक्वल टू रोहिणी ऐसे करके लिखा। राइट, इसके अंदर देखोगे आप डिक्शनरी के अंदर लोकेशन प्रेजेंट नहीं है अभी, है ना। तो जब मैं इस तरीके से लोकेशन कॉल करता हूँ तो बेसिकली वो डिक्शनरी में ऐड हो जाती है। ठीक है, अब डिक्शनरी भी आपकी इनलाइन एडिटेबल होती है, तो आपको बार बार इक्वल टू करके अपडेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद वी हैव डिक डॉट पॉप। ठीक है, पॉप का मतलब मैं की के बेसिस पे एक की वैल्यू पेयर को पॉप कर सकता हूँ, मतलब डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे मैंने लोकेशन दिया है, अगर मैं लोकेशन नहीं दूंगा तो क्या होगा, मतलब बता लो, मैंने पॉप का जो ब्रैकेट है खाली छोड़ दिया, लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा। जो मेरी डिक्शनरी के सबसे एंड वाला की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव डिक डॉट क्लियर। ठीक है, इससे मेरी पूरी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव
प्रिंट डिक्टेयर, मैंने डिक्शनरी प्रिंट कर रखी है, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा नीचे वाले पार्ट के अंदर, इसको आप अगर रन करोगे, क्योंकि हमने डिक्शनरी को क्लियर कर दिया एंड उसके बाद फिर हम उसमें से आइटम्स कीज वैल्यूज वगैरह फेच कर रहे हैं, तो वो सब नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज जस्ट पुट दिस ओवर हियर, ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी के अंदर एज 45 की थी और लोकेशन रोहिणी डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने सबसे पहले आइटम्स देखे, आइटम्स आर द की वैल्यू पेयर्स, पूरे पेयर को हम आइटम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे नेम योगेश टपल्स में आ रहा है, बेसिकली लिस्ट ऑफ टपल्स बन के आ रहा है, ठीक है। ये एक टपल है ना, इनसाइड अ लिस्ट। तो नेम इज योगेश, एज इज 45 जो कि अपडेट हो गई थी, लोकेशन इज रोहिणी, सब कुछ आ गया। उसके बाद अगर मैं सिर्फ कीज देखूं तो नेम एज एंड लोकेशन है, और मैं सिर्फ वैल्यूज देखूं तो योगेश 45 एंड रोहिणी है, ठीक है। उसके बाद मैंने लोकेशन को पॉप किया, डिक्शनरी क्लियर किया, फिर से डिक्शनरी को प्रिंट किया, तो डिक्शनरी एम्प्टी आ रही है, ठीक है। अगर मैं क्लियर ना करके सिर्फ लोकेशन वाला पार्ट दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे देखो नेम एंड एज आ रहा है, लोकेशन पॉप हुआ है सिर्फ। ये मैंने सिंपली डिक्शनरी प्रिंट करी है ना, ऊपर मैंने फंक्शन यूज किए थे डॉट वैल्यूज डॉट कीज, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इतने में? नहीं, ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लेना, और इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से करके करना, ठीक है, इस तरीके से नोट डाउन कर लो इसे। ये होता है आपके पास जो डिक्शनरी के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, ये वो हुए, ओके। तो अब आप डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो पाइथन के अंदर, आपको हर एक तरीके का डेटा टाइप पता है, क्या क्या ऑपरेशंस किस किस के ऊपर होते हैं वो पता है, स्लाइसिंग वगैरह आती है, राइट। सॉरी, ये रहा, क्योंकि हमारे पास लोकेशन नाम से कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो एक लोकेशन नाम की नई की बनाएगा, उसकी वैल्यू रोहिणी डाल देगा। अच्छा, अब इसमें ना और दो तीन फंक्शंस और होते हैं, ठीक है, बट वो बहुत ज्यादा यूजलेस होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है बाय वैल्यू करके होता है एक, ठीक है, उससे सॉरी बाय की, उससे क्या होता है, मैं कीज डिफाइन करता हूँ, कीज की एम्प्टी वैल्यू के साथ एक प्रॉपर डिक्शनरी बना देता है वो, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है कहीं पे भी। पॉइंट एक लिस्ट दे दी मैंने 5-6 कीज की, तो वो हर एक की जगह पर डाल देगा, वैल्यूज को एम्प्टी छोड़ देगा और एक डिक्शनरी बना देगा उसकी। हाँ, तो मतलब इनका कुछ यूज नहीं होता कहीं पे भी, कहीं कोई स्पेशलाइज केस निकले तो अलग बात है, जनरली इसका यूज नहीं होता है।
हो गया? सब लिख दिया? ओके। हो जाते हैं। अविनाश, डन? क्या रह गया? एक दो रह गई, कर लो कर लो। अरे गेम देख लो। लिस्ट डिक्शनरी नहीं, लिस्ट के ऑपरेशन। ग्रुप पे है वैसे आपके सब? नहीं। स्लाइसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स आपके ग्रुप पे मेंशन है ना? डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स वही लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट है यार। कहाँ पे आ रहा है? ओके, डू वन थिंग, एरर पढ़ना चाहता हूँ कि जो एरर आता है आपके पास 3 4 लाइन का आता है, सबसे लास्ट लाइन होती है ना जो, नहीं नहीं, सबसे लास्ट लाइन होती है जो एरर की, वो पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पूरी लाइन बताओ ना। ये लोकेशन ही आ रहा है बस। ओके, अब दिखाओ। अच्छा, आपने ऊपर जो लोकेशन की डाली है उसमें एल स्मॉल है, नीचे हमने कैपिटल एल को पॉप कर रहे हो। देखो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया हुआ है। हो गया अविनाश? ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, फिर हम अपने कंडीशंस के ऊपर चलेंगे। हम ना जैसे वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो मेरे को दो वेरिएबल की वैल्यूज डिफाइन करनी है, ए एंड बी की, 1 और 2। कैसे करूंगा? बेसिकली ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना? इसका एक मेथड और होता है, मैं ए कॉमा बी इक्वल टू 1 कॉमा 2 ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आइए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बात समझ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बताना था, एक छोटा सा कंसेप्ट। हाँ, अब इसके बाद आते हैं हम अपने मेजर टॉपिक्स के ऊपर। अभी तो सारे हमारे पास माइनर टॉपिक्स थे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है कंडीशंस। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, यहां से आपकी लॉजिक बिल्डिंग टेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास 3 तरीके की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वी हैव इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है,
जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हो ना कि भाई अगर ये ऐसा है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, उसी तरीके उसी चीज को हम ट्रांसलेट करते हैं कोडिंग में। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई वांट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन यूजिंग एज, मतलब यंग या एडल्ट। ठीक है, और 18 से नीचे है तो यंग, और 18 या 18 से ऊपर है तो एडल्ट। सिंपल है। ठीक है, कंडीशन है मेरे पास तो मेरे को चेक करनी पड़ेगी एंड उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मेरे को एज का इनपुट लेना है, यूजर से एज पूछनी है। कैसे बताएं, पूछेंगे बताओ? एज इक्वल्स, नहीं, हाँ, इंट, किसी को याद नहीं है? इनपुट एंड योर एज। ठीक है, तब भी चल जाता। द प्रॉब्लम इज कि मैंने बताया था जो इनपुट होता है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेता है। मतलब जो मेरे को इनपुट से जो वैल्यू मेरी स्टोर हो रही है ना, मुझे नंबर डाला हो चाहे कुछ भी डाला हो, हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इंट नहीं लगाता, मेरे को बाद में जब मैं कंपेयर कर रहा होता तब इंट लगाना पड़ता। तो उसे मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट तो करनी पड़ेगा ना। तो आप यहीं पे कर लो या बाद में कर लो, मर्जी है आपकी। हम्म। मतलब जब आप डिफाइन करते हो तो डायनामिकली वो कर सकता है, बट जब यूजर इनपुट देता है तो इश्यू रहता है, तब निकलता है वो। ठीक है, एज का इनपुट ले लिया। अब वी हैव टू कंपेयर कि एज 18 से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो इफ, मैंने बताया था 3 स्टेटमेंट होती है, इफ, एल्फ एंड एल्स। ठीक है, अभी हम इफ एंड एल्स का यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है, इफ एज इज स्मॉलर देन 18। अब देखो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे, आगे स्पेसेस आ रहे हैं, थोड़ा स्पेस आ रहा है आगे। ठीक है, ये होता है इंडेंटेशन। जब भी मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, लूप्स हो गए, कुछ भी ऐसा यूज करता हूँ जो कि भाई मल्टीपल लाइन में सेम ही बात कर रहा हूं मैं, ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है। अगर बाई चांस नहीं भी हो, जैसे मान लो आपने बाई चांस बैक स्पेस कर दिया, तो आपको टैब दबाने होता है। ठीक है, टैब दबाओगे उससे एक इंडेंटेशन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना सबसे पहला आपको प्लेटफॉर्म वाइज डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जब भी आप गूगल कोलैब पे या जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हो, तो जो स्पेसेस होते हैं ना सिर्फ दो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली जब आप वीएस कोड में काम करते हो तो एक्चुअली 4 स्पेसेस होते हैं। जो इंडेंटेशन की ट्रू वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, बट मेरे को रीजन भी नहीं पता, बट कोलैब पे या जुपिटर पे 2 रहते हैं ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप 4 कर दोगे तब भी चलेगा, बट 2 से कम पे नहीं चलेगा। इसमें ऑप्शन है 2 4 कुछ भी। ठीक है, तो मैंने 4 ही कर लिया है। आपको 2 पे चलाओगे 2 पे भी चल जाएगा। ठीक है, मैंने प्रिंट किया। ठीक है, एंड उसके बाद अगर 18 से बड़ा है, नहीं इफ करने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब मैं सीधा एल लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो 18 से छोटा नहीं है तो 18 से बड़ा ही होगा, है ना? अगर वो 18 से छोटा नहीं है तो 18 से बड़ा ही होगा। तो विल डू एल्स, यू आर एन एडल्ट। सिंपल, समझ आया? कोई डाउट इतने में? नहीं, इसको आप रन करोगे, एज पूछ रहा है, लेट्स से मैंने 12 डाली, यू आर स्टिल यंग, एंड दोबारा रन करेंगे, अगर मैं एज लेट्स से 34 डाली तो यू आर एन एडल्ट। ठीक है, क्लियर है? कोड समझ आया? नोट डाउन कर लो, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? किसमें इशू आ रहा है बताओ, वन बाय वन बताओ। सेकंड में आ रहा है सबसे पहले, सेकंड दिखाओ क्या है। और एक्सेप्ट सेंटेंस एंड जनरेट अ वर्ड फॉर डिक्शनरी। हाँ, इसमें मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे होएगा, या क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा? ओके, इसके अंदर आप क्या कीज यूनिक होती है? यूनिक ही तो है एग्जांपल में भी।
क्या आप इज की बना देते 2 बार, तो 2 बार ही तो है इज। नहीं, यूनिक इसलिए हुआ ना क्योंकि जब डिक्शनरी में स्टोर्ड है तब तो एक ही बार है ना, वो फ्रीक्वेंसी 2 बार दिखा रहा है। ठीक है, इसको इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नॉर्मल इनपुट लो, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दो, नॉट स्प्लिट बताया था, उसमें लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्पेसिस के बेसिस पे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हर एक वर्ड सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, हर एक वर्ड सेपरेट आउट हो गया, उसके बाद आप फॉर लूप लगा दो, ठीक है, हर एक वर्ड पे इटरेट कर लेगा वो, लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे इटरेट कर लेगा ना वो। हाँ, ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड आया, चेक करो कि ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं, एक डिक्शनरी बना लेना एम्प्टी, उस पर लगाना कि भाई डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू में +1 कर दो, वरना ऐड कर दो वैल्यू 1 के साथ। काउंट नहीं, 4 के अंदर आपने इफ स्टेटमेंट दी, इफ लेट्स से आई अगर आपने ले रखा है, इफ आई इन जो भी आपकी कीज है, डिक डॉट कीज करके, ठीक है, इफ आई इन डिक डॉट कीज, देन आई मतलब डिक्शनरी में आई की प्लस इक्वल टू 1, डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई प्लस इक्वल टू 1, ताकि उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, एल्स डिक्ट आई इक्वल्स 1। बात समझ आई? हाँ, वो एक नई एंट्री कर देगा उसके अंदर। बात समझ आई? ठीक है ना, ये कर लो फिर बाकी बता दूंगा। हो गया, सबका हो गया? सबका हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक नई स्टेटमेंट आती है मेरे पास, थर्ड स्टेटमेंट, विच इज एलिफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन चेक करी थी, मान लो मेरे को 2-3 कंडीशन चेक करनी हो सकती है। ठीक है, लेट्स से अब मेरे को 18 से छोटे वाले यंग, 18 टू लेट्स से 40 या 60 एडल्ट, 60 से ऊपर वाले ओल्ड, ठीक है, 3 में डिवाइड करना है, इसमें 3 डालने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज, इफ एज इज स्मॉलर देन 18 यू आर स्टिल यंग, इतना ही रखेंगे। इसके बाद व्हाट आई विल डू, मैं एक स्टेटमेंट और ऐड करूंगा यहाँ पे, विच इज एलएफ। तो अच्छा चला गया था, दिस इज एलएफ, ठीक है, एलएफ एज इज स्मॉलर देन 60, ठीक है, तो यू आर एन एडल्ट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हाँ, इसकी तरह हो गया ये, ठीक है, एज इज स्मॉलर देन 60 देन यू आर एन एडल्ट, एल्स यू आर ओल्ड। ठीक है, कोड लिख दिया, रन हो गई, रन करके देख लेना आराम से, मल्टीपल। अब इसमें ना जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर रहे हो, तो ये ना एक कोड ब्लॉक हुआ, यहाँ इफ से शुरू होके यहाँ एल्स तक पूरा एक ही कोड ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप एक बार आपने इफ स्टार्ट किया, ठीक है, तो मतलब किस तरीके से बताया, देखो वैसे तो एक पर्टिकुलर कोड के अंदर, एक फाइल के अंदर मल्टीपल इफ्स आ सकते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट आ सकती हैं, बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक कोड ब्लॉक है, कॉन्टिन्यूशन है ना पूरा ये, तो इसके अंदर इफ भी एक ही बार आएगा, एल्स भी एक ही बार आ सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा इफ से होगी, एंडिंग हमेशा एल से होगी, ठीक है, और एलिफ आपके जितनी मर्जी बार आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक एक चीज और कि इफ विदाउट एल्स एग्जिस्ट कर सकता है, मैं सिर्फ इफ लिख के छोड़ सकता हूं, ठीक है, बट एल्स या एलिफ विदाउट इफ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है। बात समझ आइए, अनुष्का को नहीं आई है, बिना इफ के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर मेरे को एल्स या एलिफ यूज करना है तो उससे पहले इफ स्टेटमेंट होनी ही होनी चाहिए, बट अगर मैं इफ स्टेटमेंट लिख देता हूं तो मेरे पास ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को एलिफ और एल्स लगाना है, ठीक है। बात समझ आइए, क्लियर है, नोट डाउन कर लो, आप चाहो तो उसी को मॉडिफाई कर लेना जो आपने अभी कोड लिखा है, वरना उसको कॉपी करके एक नया कोड ब्लॉक डाल लो एंड उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेना, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब आज की क्लास के बाद ना मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स असाइन कर दूंगा, ठीक है,
हम काफी सारे कंसेप्ट ऐसे कवर कर लेंगे कि आप उन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन समझ आए आप वो करते रहिएगा। बाकी जैसे जैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे हम और टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड फिर लाइक इवेंचुअली आपको सारे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, है ना। कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछते रहिएगा। अभी के लिए एक ही असाइनमेंट असाइन करूंगा आपको मैं। ओके। ओके। हे हाय शिवम, आई थिंक लिंक अभी अभी गया था, थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि अभी हमने क्या किया है। ठीक है, एक बार आप लोगों को भी रिकैप दे देते हैं फटाफट कि क्या किया हमने। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिक्शनरी के ऑपरेशंस के बारे में बात करी थी। आज कल लिस्ट के ऑपरेशंस हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी ऑपरेशंस, हम इस तरीके से, एक मैंने ऊपर डिक्शनरी डिफाइन करी है, यहाँ पे मैं एक एज की वैल्यू 34 से 45 अपडेट कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, when we are talking about this dict location and equal to रोहिणी, तो लोकेशन नाम से कोई भी की मेरे डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब मेरी कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती है तो व्हाट विल हैपन इज कि भाई लोकेशन एक की बन जाएगी, ऐड हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, देन वी हैव सम बेसिक ऑपरेशंस लाइक आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज। मैं डिक डॉट आइटम्स करता हूँ, मेरे को सारे आइटम्स पता लग जाते हैं। आइटम्स मतलब की और वैल्यू के पेयर्स। मैं डिक डॉट कीज करता हूँ, मेरे को सारी कीज पता लग जाती है। डॉट वैल्यू से सारी वैल्यूज आ जाती है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो दीज आर द आइटम्स, दीज आर द कीज, दीज आर द वैल्यूज। उसके बाद मैंने डॉट पॉप लोकेशन किया। जो लोकेशन की मैंने यहाँ पे ऐड करी थी उसको मैंने पॉप कर दिया। पॉप मतलब डिलीट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने प्रिंट डिक्ट किया तो अब यहाँ पे देखोगे तो नेम योगेश एज 45। ठीक है, लोकेशन वाली की डिलीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने डिक डॉट क्लियर किया। अभी यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं एक बार। डिक डॉट क्लियर किया तो मतलब सारी ही की वैल्यू पेयर उसमें से डिलीट हो गए, एंड यहाँ पे एक मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी आ गई। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे हैं। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके की कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ, एलफ एंड एल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी एक छोटा सा एग्जांपल कराया इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एज का इनपुट ले लिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई जो इनपुट होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग में आता है, तो मेरे को उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना था क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन स्ट्रिंग्स का नहीं होता, राइट। तो मैंने इस पे इंट लगा दिया ताकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए साथ ही। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा इफ एज इज स्मॉलर देन 18 तो इट विल प्रिंट यू आर स्टिल यंग। इफ एज इज स्मॉलर देन 60, सॉरी एलिफ लगाया, एलिफ एज इज स्मॉलर देन 60 यू आर एन एडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर ओल्ड। मतलब 18 से नीचे वालों को यंग बोलेगा, 60 से नीचे वालों को एडल्ट बोलेगा, बाकियों को ओल्ड बोलेगा। अच्छा हाँ, इसमें आप लोगों के लिए भी एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी होती है कि भाई आप ये देखो, जैसे मैंने 18 से नीचे चेक किया, फिर 60 से नीचे चेक किया है, राइट। श्योर श्योर, मैंने पहले 18 से नीचे चेक किया है, फिर 60 से नीचे चेक किया है ना। क्या होता अगर आप 60 वाली स्टेटमेंट ऊपर डाल देते, 18 वाली नीचे डाल देते, तो भाई 12 भी मेरा 60 से छोटा है, 58 भी मेरा 60 से छोटा है, तो वो तो दोनों को ही एडल्ट बोलता ना। गेटिंग योर पॉइंट, गेटिंग योर पॉइंट। तो आपको ना ये चीज सोच के चलनी पड़ती है कि भाई सीक्वेंस आपको इस तरीके से बनाना है कि भाई एक्चुअली फिल्टरिंग हो, ये ना हो कि पहली वाली जो आपने इफ स्टेटमेंट डाली है वो सबके लिए ट्रू हो जाए। ठीक है, बात समझ आइए। क्योंकि ना इसमें ऐसा होता है कि जैसे इफ स्टेटमेंट ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ना फिर वो इसको प्रिंट करेगा और बाकी चीजें देखेगा भी नहीं। अगर मान लो आपने 10 एलिफ के साथ साथ इफ और एल्स के साथ 10 स्टेटमेंट बना रखी है, मान लो फोर्थ ट्रू हो गई तो बाकी की बची हुई 6 देखेगा भी नहीं। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। क्लियर है, इतना बार समझ आया? कोई डाउट? एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है, पढ़ो।
अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपने स्पेसिंग में कहीं पे इशू किया है? चला? नहीं? देखो, आपने इफ के आगे भी स्पेस दिया हुआ है। इफ और एल्स के आगे भी स्पेस दिया हुआ है, वहां पे स्पेस छोड़ना है। देखो अपना यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप इसको इस तरीके से देखो कि भाई एज से अलाइंड है आई, है ना? आपका एज और आई अलाइंड नहीं है, आपका आई थोड़ा सा अंदर की साइड है। कैन यू सी दैट? हाँ, ये वाला मेन प्रॉब्लम है। आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा रखे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मतलब दो या चार तो यहाँ पे देने थे, इन्होंने इसके आगे भी स्पेस लगा था, तो वो प्रॉब्लम आती है। हाँ, मतलब एक पे भी नहीं चलेगा, तीन पे भी नहीं चलेगा, दो या चार। हाँ, और अगर आप वीएस कोड पे कर रहे हो तो चार ही। गूगल क्लब चीजों को थोड़ा सा इजी कर देता है, तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता। हाँ, बिगनर फ्रेंडली है। वही वही वही। क्या? घूम ही रहा है कब से? दिखाओ। आपने सब कुछ रन ऑल कर दिया क्या ऊपर से? आपने इसको रन नहीं किया, आपने ये कैसे रन होएगा? पहले इस वाले को तो एज डालो यहाँ पे, देखो ना इस पे एग्जीक्यूटिंग पे वो, देख रहे हैं? अब जब तक ऊपर वाला क्लोज नहीं करोगे, नीचे वाला कैसे चलेगा? नहीं हो रहा।
हाय शुभम एंड प्रथम, सॉरी बीच में थोड़ी सी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ मिस किया क्या आप लोगों ने? नो। ओके, ठीक है। तो मैंने यूजर इक्वल टू इनपुट यूजर नेम लिया। अब मेरे को चेक करना है उसका यूजर नेम सही है या नहीं। सो इफ यूजर इक्वल टू चेक करने के लिए डबल इक्वल टू लगता है योगेश। ठीक है, क्लियर है। तो हमें समथिंग कुछ भी करना है। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ, मैं सीधा ना एल्स वाले पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, एल्स प्रिंट रॉन्ग यूजर नेम। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया। अब अगर पर्सन ने सही यूजर नेम डाला है तो हमें उससे पासवर्ड पूछना है, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पास नहीं PWD देते हैं। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को पासवर्ड चेक करना है कि पासवर्ड सही डाला है उसने या नहीं। तो मैं यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट भी लगा सकता हूँ। पॉइंट नहीं समझ आया? आ गया ना, ठीक है। इफ PWD इक्वल टू पासवर्ड इज 123 लगता है लेट्स से। ठीक है, देन प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल कर लेते पूरा। ठीक है, अब इसका भी मैं एल्स दे सकता हूँ, एल्स प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड। समझाया? समझाया? एलिफ में भी हो सकता है। अब इसको ये समझो कि भाई ये कोड ब्लॉक था मेन, जो ये वाला इफ एल्स है, ये मेन कोड ब्लॉक है मेरा। ठीक है, उसके अंदर एक और कोड ब्लॉक है। तो आप इस वाले के अंदर भी एलिफ लगा सकते हो, इसके अंदर भी एलिफ लगा सकते हो। बट आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि भाई इफ्स वाले का एलिफ इसके लिए एलिफ के लिए वर्क करेगा या इंटरचेंजेबली वर्क करेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, इसको मैंने रन किया, एंटर यूजर नेम पहले गलत डालते हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, रॉन्ग यूजर नेम आ गया। अब से डालते हैं। सो ये डाला मैंने। ठीक है, अब ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ। मैंने पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, तो रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अब मैं दोनों चीजें सही डालता हूँ, तो एंटर पासवर्ड 123 दो, तो लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, फ्लो समझ रहे हो किस तरीके से बन रहा है, कि कहां से कहां पे जा रहा है। गेटिंग योर पॉइंट? बात समझ आ रही है? हाँ, ठीक है ना, क्लियर है। नोट डाउन कर लो इसको भी। ठीक है, मैंने शो आउट लग रहा है नहीं? लिस्ट को स्ट्रिंग में डॉट ज्वाइन कर सकते हो। आपको कन्वर्ट करना क्यों? क्या बोला है? रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग व्हाइल कीपिंग ओनली द फर्स्ट occurrence। जैसे प्रॉपर कैरेक्टर वाइज करना है ना, तो इसमें लिस्ट में क्यों कन्वर्ट करोगे? मैं वर्ड वाइज थोड़ी ना करना है। जब हमें प्रॉपर वर्ड वाइज करना होता है तब लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसमें तो आप सीधे से लिस्ट को स्ट्रिंग को इटरेट कर लो, और आई इन whatever the string is। कैसे बनाओगे लॉजिक बताओ? स्ट्रिंग डॉट आई तो कुछ होता ही नहीं। नहीं, इसमें काउंट वगैरह कुछ नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ, आपको ना एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, ये लास्ट लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद करना है। इसमें आप कैसे कर सकते हो, आप दो स्ट्रिंग डिफाइन करो, एक लेट से ए, एक बी कर ली। ठीक है, बी इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ए के अंदर बट वो आपने इनपुट लिया है वो है। ठीक है, लेट से हेलो ही है। ठीक है,
तो अब ए के ऊपर आइटरेट करो फॉर आई इन ए, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे, इफ आई इन बी, ठीक है, अगर आई की जो वैल्यू है वो बी में है तो पास, या इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम, हाँ पास के लिए, बेसिकली इसको पास आउट करने के लिए कि कुछ नहीं करना अब हमें, इसको ना नॉट इन कर लो, इफ आई नॉट इन बी, ठीक है, तो बी प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर भी ऑपरेशन वर्क करता है कि बी के अंदर आई की वैल्यू डल जाएगी, हाँ जी, ए में आई की मतलब आई तो फर्स्ट कैरेक्टर है ना सिर्फ, है ना, बस ये कर दो और लास्ट में फोर लूप के बाद प्रिंट पी कर देना। पॉइंट समझा? तो भी सिंपल वाले बेसिक 2 पे हो गए जहाँ तक है, या बेसिक 1 ही है? बेसिक 2 है, बेसिक 1 है? बेसिक 2 ना, हाँ सिंपल वाले ही। हाँ बेसिक 3 फिर एडवांस भी है, हाँ मतलब डिफिकल्टी लेवल हर असाइनमेंट के साथ बढ़ेगा ना। ऑन एन एवरेज में डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स इसको एक एक दो दो दिन में भी सारे असाइनमेंट कर लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को महीने महीने भी लग जाती है, तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना कि इस तरीके से बता नहीं सकते कितना टाइम लग सकता है। कई बच्चे होते हैं जो दिन में 1 ही घंटा लगा रहे हैं, कई बच्चे होते हैं जो दिन में 5 5 6 6 घंटे कर रहे हैं, तो फर्क आ जाएगा ना। देखो तुम्हें स्पेसिंग का ना एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे कोड में स्पेसिंग का इशू आ रहा है तो व्हाट यू डू, सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड यू डू शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब तब तक करो जब तक सब कुछ अलाइन ना हो जाए, ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब हमारे पास जो इफ वाला पार्ट है, पहले ही स्टेटमेंट में आते हैं, अरे करके बाद में देखना, पहले सीख तो लो। जो इफ वाला पार्ट है, अब देखो जो हमारा बेस है उसमें दो पार्ट है, ये इफ और ये वाला एल्स, ठीक है। मैं इसके आगे एक बार जाऊंगा, टैब दबा दूंगा, ठीक है। जो ये इफ है, ये बाकी सारा पार्ट इसी के अंदर गए, मैं सब कुछ सिलेक्ट कर दूंगा जो भी इफ वाला पार्ट है, यहाँ पे एक बार मैंने टैब दबा दिया, ठीक है, ये दोनों फिक्स हो गए। अब इस इफ का कौन सा पार्ट है, ये वाला, इसके आगे टैब दबा दिया, इस एल्स के आगे आके इसके आगे टैब दबा दिया, सारे फिक्स, ठीक है। मतलब शिफ्ट टैब से आपकी जो स्टेटमेंट है वो वापस जाती है एक टैब, एंड शिफ्ट टैब दबाने से एक टैब आगे आ जाती है। 1 2 3 के आगे, अच्छा एक कॉलन, कॉलन कॉलन, हाँ 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 पड़ता है, हाँ मतलब सिंटेक्स है ना ये, हाँ। देखो आप अपनी मर्जी से सिर्फ स्ट्रिंग के दो कोट्स है ना उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, बाहर कुछ नहीं कर सकते, बाहर जैसा है वैसा ही है। ये मैं आपको ना असाइनमेंट भेज रहा हूँ, अभी 2 असाइनमेंट भेज रहा हूँ, बेसिक 1 एंड बेसिक 2 के नाम से, ठीक है। जो बेसिक 1 है वो काफी सिंपल लेवल पे रहता है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करोगे उसके बाद बेसिक 2 पे आना, ठीक है। हम्म।
मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो। हाँ, बी में नहीं है बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। ये आप डिक्शनरी वाला कंसेप्ट हुआ अभी भी। जब स्ट्रिंग्स पे होते हो ना तो सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हो, बी प्लस इक्वल्स, बस बी की वैल्यू आई में चली गई, सॉरी आई की वैल्यू बी में चली गई। एल्स में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब इफ सिंगल इफ चलता है ना, इफ के साथ जरूरी नहीं एल्स देना। हाँ, पास लिख सकते हो। स्ट्रिंग का आई चाहिए मतलब प्रिंट आई कर दो जहाँ पे भी आपको प्रिंट कराना है। देखो पहले सारा पार्ट है, इफ टाइप किया, सब कुछ अलाइन हो गया, ठीक है। अब पहले वाले इफ का ये सारा पार्ट है, एल्स तक तो मैं ये सब कुछ सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक टैब दे दिया, इस एल्स का ये वाला पार्ट है, इसके आगे टैब दे दिया। इफ इस इफ का ये वाला है, इसके आगे एक टैब दे, अरे शिफ्ट नहीं, इसके आगे एक टैब दे दिया। इस सेल्स का ये वाला है, इसके आगे एक टैब दे दिया, ठीक है। वो सबको किसी को डाउट? डन हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंसेप्ट और होता है विच इज कॉल्ड शॉर्ट एंड इफ, शॉर्ट हैंड इफ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, इफ एल्स का कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इफ और एल्स का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आपको इफ एंड एल्स पूरा लिखने में कम से मिनिमम 4 लाइन लगेंगी। इफ उसका जो भी प्रिंट करना है, एल्स फिर जो भी उसका प्रिंट करना है, मिनिमम 4 लाइंस लगेंगी, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड इफ का कंसेप्ट होता है उसके अंदर आप इफ एंड एल्स एक ही लाइन के अंदर राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा वो एज का यंग और वो वाला याद है ऊपर वाला, ये, ठीक है। इसका जो पहले वाला वर्जन था कि भाई 18 से नीचे है तो यंग, ऊपर है तो एडल्ट, ठीक है। उसको हम शॉर्ट हैंड मेथड से करेंगे, ठीक है। तो मैं एज एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, एज तो इनपुट हमें लेना ही है। मैंने एज का इनपुट यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट, अब देख लो यंग, ठीक है, आप मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ एज इज स्मॉलर देन 18 एल्स प्रिंट एडल्ट, ऐसे भी कर सकते हो। इसके अंदर दो मेन कंस्ट्रेंट्स आते हैं, एक तो आप एलएफ नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा सिर्फ इफ यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको इफ के साथ साथ एल्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक शॉर्ट हैंड इफ यूज कर रहे हो तो उसमें आपको एल्स देना ही देना पड़ेगा, सिर्फ इफ यूज नहीं कर सकते। आप नॉर्मली अगर लिख रहे हो तो सिर्फ इफ भी यूज कर सकते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड इफ, ठीक है। सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। एज मैंने डाली 18 डाली लेट से, सो एडल्ट। एज मैंने डाली लेट से 11, ठीक है। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है, हमने छोटा कर दिया पूरे कोड को ना, लाइंस ऑफ कोड थोड़ा कम कर दिए। ऑप्टिमाइज होगा ना, जितनी ज्यादा कम लाइंस ऑफ कोड होंगी उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा कोड मेरा। पॉइंट की उसको बेसिकली आप इस तरीके से समझो कि जब भी जिस भी लाइन पे जो जा रहा है उसे ट्रांसलेट करने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है हर एक लाइन को, ठीक है। तो आपने जब 4 लाइन लिखी तब भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है, एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया तब भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है, तो भी आपने 4 टाइम्स कम कर दिया ना टाइम। इंटरप्रिटेशन में ट्रांसलेट करता है वो, है ना। हाँ, ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लो। दीज आर योर कंडीशंस वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं करने को।
शायद असाइनमेंट में होगा। नोट डाउन किया? डन। मैं ना एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उसे देख लो एक बार, ठीक है? मतलब पहले मैं आपको दूंगा आराम से 15-20 मिनट इसको करने के लिए। ठीक है, आपको करना क्या? बड़ा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो उससे आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिलता है। आप बट आप 3 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंसेस भी गिवन है ना। हाँ, मतलब साइड ए इज 3 सेंटीमीटर, ये मतलब पॉइंट कि आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, राइट? तो ये वाला होता है, हाँ, ग्रेटर देन ये होता है। ठीक है, ठीक है। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो आपको बताना है कि स्केलन है। स्केलन का मतलब पता है? 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है। आइसोसेलेस, टू साइड्स आर इक्वल, स्केलन कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से आपको बताना है कि भाई ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर है। एंड लास्टली आपको बताना है कि भाई ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल है या नहीं है। इसमें तो पाइथागोरस लगेगा, इसका तो पता होगा। पाइथागोरस तो पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इससे आपको राइट एंगल पता लग जाएगा। क्या हो गया, समझ नहीं आया क्वेश्चन? क्या, पाइथागोरस थ्योरम वही तो प्रूव करता है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। पाइथागोरस यही तो वो करता है। मतलब ये तो बेसिक है, ये तो मतलब पाइथागोरस वगैरह तो थोड़ा याद रहना चाहिए। नहीं मतलब पाइथा दो तीन जो कंसेप्ट हैं वो तो लाइक एक्चुअल रियल लाइफ में यूज होते हैं, वो तो याद रहना चाहिए, जैसे पाइथागोरस हो गया, है ना, और ट्रिगो हो गया। नहीं एआई में नहीं आता, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि जो दो तीन ये मैथ्स के कंसेप्ट है ये तो रियल लाइफ में भी यूज होते रहते हैं ना। तो पाइथागोरस हो गया जब भी आप ट्रायंगल्स वगैरह की बात कर रहे हो, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया जब भी आप एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हो, जब आप कोई मशीन डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा लगती है उसके अंदर। अच्छा मतलब आप लोग नहीं करोगे, हाँ मैंने मशीन डिजाइनिंग करी है, तो उसके अंदर ट्रिगो लगती है बुरी बुरी। एंड उसके अलावा फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो तो आपका एआई में भी यूज होता है। देन आपका थ्री बॉडी प्रॉब्लम है, थ्री पॉइंट सिस्टम है। थ्री पॉइंट सिस्टम्स के बारे में पता है? मतलब एआई में यूज होते हैं थ्री पॉइंट सिस्टम्स वगैरह। कोई बात नहीं, अभी इतना करो। ठीक है, इसकी मैं एक बार फोटो लेके ग्रुप पे भी डाल देता हूँ आपके। ठीक है, 9:16 हुए, यू हैव टिल 9:30 टू डू दिस। ठीक है, आप लोगों को निकलना है, आप निकल सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, आज हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग से एक बार सॉल्यूशन देख लेना। ओके, हाँ नहीं नहीं क्लास ओवर नहीं होगी, उनको निकलना होता है ना, उनकी जॉब होती है। और तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे हम। उनको बोल रहा हूँ कि आप ये चीज रिकॉर्डिंग से देख लेना। आपको यूजर से तीन साइड्स का इनपुट लेना है, ए बी एंड सी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको बताना है कि भाई एक ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप ए प्लस बी इक्वल टू ग्रेटर देन सी, मतलब ये वाली कंडीशन चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना नहीं है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा जाना है, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, नो इश्यू, नो इश्यू नो इश्यू। ठीक है ठीक है, नो इश्यू। ठीक है, आपको चेक करना है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रायंगल पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल है वो एक स्केलन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, आइसोसेलेस कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, एंड स्केलन कोई भी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये बताने के बाद आपको बताना है कि भाई राइट एंगल पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, जितने भी कंसेप्ट आपने अब तक पढ़े हैं सब लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ मतलब पहली क्लास से जो भी तक अब तक आपने पढ़ा है, और जो आज की क्लास में लास्ट चीज पढ़ी है, तो कुछ लगेगा। ठीक है, आप भी पहले वाला क्वेश्चन कर लो, आप भी असाइनमेंट छोड़ के पहले ये वाला कर लो। और आराम से, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा कोड लिखना शुरू कर सकते हो, पहले आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई लिखना क्या है ना। तो लो आराम से, टाइम लो, 15 मिनट देता हूँ मैं। ठीक है, पूछो। किसकी बात कर रहे हो? अभी असाइनमेंट वाला छोड़ दो, पहले ये वाला कर लो अभी। ये वाला करके दिखा दो मेरे को, फिर आप असाइनमेंट पर वापस आ जाना, फिर बताऊंगा। ठीक है, शुभम और प्रथम, आप लोगों को भी क्वेश्चन मिल चुका है ना?
यस सर। ओके, यस। ठीक है, सॉल्व करो उसे आप लोग भी। क्या? हाँ हाँ, निकल जाओ, कोई इशू नहीं। मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना। क्वेश्चन आप घर से अटेम्प्ट कर लेना बेशक से। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो रिकॉर्डिंग में आज ही डेट में ही मैं सॉल्यूशन भी दूंगा इसका, तो रिकॉर्डिंग से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है ना? और वहां से लगा लो, पॉसिबल हो जाएगा जहां तक लगता है। देखो एक बार वहां पे दे दो, यहाँ मेरा भी लैपटॉप चार्ज हो रहा है ना। एंड द प्रॉब्लम इज मैं निकाल भी लूँ, बट द लैपटॉप के पीछे से निकाल दो ना केबल्स। हाँ, पहुंच जाएगा आई थिंक। पहले से लगाने दो ना, आपको लाइन समझ आ जाएगी, वरना आप स्विच कर लेना उनके साथ। ये वहां तक तो आ ही जाएगी केबल, आ जाएगी आई थिंक। आ गई ना? ठीक है।
समझ आ रहा है? सॉरी। हाँ, उन्हें लिखना तो शुरू कर दिया है। लिख क्या रहे हो, समझ आ रहा है? क्या मतलब, इसमें ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कीज दबाओगे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन बन ही जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, 5 मिनट और देता हूँ। आप ना कोड छोड़ो अभी के लिए, अभी सिर्फ लॉजिक सोचो। ठीक है। एक बेसिकली एक कंसेप्ट होता है सूडो कोड का। ठीक है, सूडो कोड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप ना पाइथन की लैंग्वेज में एक रफ कोड अपने दिमाग में सोचते हो पहले, फिर उसको सूडो कोड कहा जाता है। तो आपको ना सिर्फ लाइक सोचना है कि यहाँ यहाँ पे इफ लगा के ये कंडीशन दूंगा फिर ये हो जाएगा ऐसे करके, या लाइक मतलब से स्टेप्स सोचने हैं, ठीक है। 5 मिनट पहले स्टेप्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार आप स्टेप सोच लोगे ना कोड में, उसे ट्रांसलेट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्योंकि कोड का ऐसा नहीं है कि आपको लाइक याद नहीं है कहाँ पे क्या कैसे सिंटेक्स है क्या है, राइट। जो मेन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है वो आती ही इन स्टेप्स को सोचने की है। तो पहले आप स्टेप सोचो, ठीक है। 5 मिनट बाद स्टेप्स डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेन कोड पे चलेंगे। एक प्रोग्राम में दो ही आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? कर सकते हो, किसने मना किया? हाँ हाँ, किस चीज का टाइप लिस्ट, दिस इज मस्ट बी इंटीजर, लिस्ट का इंडेक्स। अरे इफ में आपने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन तो देखो। अच्छा, इसमें कंडीशन देखो, मतलब आपने ग्रेटर देन दिया है इसको। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। इसमें इश्यू कहाँ आ रहा है फिर? हाँ तो वो है। ठीक है, कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे बाद में, कोई नहीं। बताओ फिर, कुछ आया दिमाग में? दिमाग में आया? नहीं? अनुष्का? नहीं, अब पहले तो ट्रायंगल वाले, अब जो ट्रायंगल टेस्ट करने के लिए फॉर्मूला है वो आप ऐसे उस लिस्ट में कैसे लगा रहे हो? तो लॉजिकली फ्लो है ना, वो तो पाइथन से लिख रहे हैं। हाँ, इनपुट में तो करेंगे। क्या हो गया? अच्छा, ओके। फोर और सिक्स वाला ट्राइंगल स्केल है, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये बार कोड ना, मैं अभी कोड लिखूंगा तो वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोड नहीं देखा है, मैंने सिर्फ आउटपुट देखा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला, एक एक पहले तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताना है ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है। तीसरा पार्ट राइट एंगल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। पहले वाले पार्ट में मेरे को सिर्फ ये बताना है कि ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। उसको बताने के लिए कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहना चाहिए। कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहना चाहिए। मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे को साइड्स का इनपुट चाहिएगा। साइड्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे को साइड्स का इनपुट चाहिएगा, ठीक है। तो कोड देखते हैं। मेरे को साइड्स का इनपुट वाला पार्ट समझ आया, तो मैं ए इक्वल्स इंट इनपुट एंटर साइड, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेंगे।
तो किया था, तो बी कर दूंगा, इस बार इसको सी कर दूंगा। ठीक है, तीनों साइड से इनपुट आ गया मेरे पास, एबीसी में तीनों साइड्स आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि भाई ये एक ट्रायंगल पॉसिबल भी है या फिर नहीं है, ये ट्रायंगल एक पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए मेरे पास तीनों कंडीशन है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। राइट, राइट। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, इसको मैं ब्रैकेट में डालू। ठीक है, एंड ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। ठीक है, एंड बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। ठीक है, या तो मैं इस तरीके से लिखूं, या तो मैं इस तरीके से लिखूं, बट बहुत मेसी है ना, इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं हुआ ये। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए सोचो कि भाई ए बी और सी मेरे पास तीन साइड है ना, मेरे को चेक क्या करना है कि किसी भी दो साइड से सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए हमेशा। राइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सबसे छोटी दो साइड्स हैं, मतलब मिनिमम और सेकंड मिनिमम, राइट, उन दोनों का सम अगर थर्ड साइड से बड़ा आ जाए, गेटिंग पॉइंट, कि उन दोनों का सम अगर थर्ड साइड से बड़ा आ जाए तो मेरा ट्रायंगल पॉसिबल है, मेरे को मल्टीपल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग पॉइंट, गेटिंग पॉइंट, बात समझ आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एबीसी को एक लिस्ट बना देता हूँ, तो मैं साइड्स ले लिया। ठीक है, मैंने कर दिया साइड्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब इतना सब कुछ लिखने की जगह मैं सिंपली ये लिखता हूँ कि भाई साइड्स में जो जीरो इंडेक्स है प्लस साइड्स में जो फर्स्ट इंडेक्स है, दैट शुड बी ग्रेटर देन साइड्स में जो सेकंड इंडेक्स है। ज्यादा सिंपलर है ना, उस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा मेसी है, ना कोड छोटा हो गया क्या, नहीं करने पड़ेंगे। अब लॉजिक ये सोचो ना कि मैंने क्या किया हुआ है, साइड्स को ना सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो सबसे लीस्ट दो साइड्स हैं उनका एडिशन अगर थर्ड साइड से बड़ा है तो हर एक केस में ही मैं सेटिस्फाई करेगी वो वाली कंडीशन। आप कोई भी नंबर ले लो, मैंने यहीं पे करते हैं सिंपल सा, 1 2 3 लिया। ठीक है, 1 + 2 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है 1 2 3 से। ठीक है, 3 4 5 क्योंकि पता है ट्रायंगल पॉसिबल है जिससे। ठीक है, तो 3 4 5 लिया, 3 + 4 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, ट्रायंगल पॉसिबल है। 4 + 5 9, 9 3 से बड़ा है। ठीक है, 3 + 5 8, 8 4 से बड़ा है। तब सबसे छोटी वाली दो साइड्स को अगर सबसे हाईएस्ट साइड से बड़ा प्रूव कर दो, अगर वो आ जाए तो भाई वो ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा इससे। गेटिंग पॉइंट, है ना, तो तेरे को एक ही कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थ्री कंडीशंस। ओके, क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तभी वी विल डू प्रिंट ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसके बाद अब मेरे को चेक करना है कि भाई मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तभी बाकी दोनों चीजें मेरे को चेक करनी है। तो मेरे को बताना है किस टाइप का ट्रायंगल है, मेरे को बताना है किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इफ साइड्स डॉट काउंट, ओके बाय बाय, ए। ठीक है, साइड्स डॉट काउंट ए, जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर मैंने ए कितनी बार आ रहा है वो देख लिया। अगर ये इक्वल टू 3 है,
ए मेरा 3 बार आ गया, मतलब तीनों इक्वल है। नहीं समझ आ रहा? इक्वल टू 3 बेसिकली मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, कि मैंने क्या किया, जो साइड्स की मेरी लिस्ट है उसमें देखा ए कितनी बार है। ठीक है, अगर ए 3 बार है और तीन ही मेरे पास एलिमेंट है, मतलब तीनों साइड इक्वल है ना, मतलब ए की वैल्यू 1 है या ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, ए की वैल्यू 3 है। अब मैंने काउंट किया मेरी लिस्ट में 3 कितनी बार है, और 3 3 बार आ रहा है, या 5 है, 5 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, मतलब मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो प्रिंट इक्विलेटरल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग से गलत हो सकती है। ठीक है, गलत है। हाँ वही मैं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि स्पेलिंग देख लेना अपने आप। ठीक है, इक्विलेटरल देख लिया, राइट। अब सेकंड वन, हमें दो बच्चे हैं, दो और बताने हैं, स्केलन और आइसोसेलेस। ठीक है, स्केलन के लिए सारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सारे डिफरेंट चेक करने के लिए 3 कंडीशन आएंगी, राइट, हर एक को डिस्टिंग्विश करेंगे, राइट। आइसोसेलेस के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन आएंगी, आइसोसेलेस के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन आएंगी, है ना। एक मिनट, आइसोसेलेस के लिए, आइसोसेलेस के लिए तो 3 आएंगी, तीनों साइड दो दो बार हो सकती है ना, तीनों में से कोई भी साइड 2 बार हो सकती है। पॉइंट, आइसोसेलेस में भी 3 ही आएंगी ना, क्योंकि देखो हमें आइसोसेलेस चेक करने के लिए भी ये चेक करना पड़ेगा कि एक साइड 2 बार एग्जिस्ट कर रही है फिर नहीं, तो तीनों में से कोई भी साइड 2 बार एग्जिस्ट कर सकती है। नहीं समझ आया? ए बी सी है ना, ये ए ए सी भी हो सकता है, बी बी सी भी हो सकता है, और ए सी सी भी हो सकता है, मतलब कोई भी साइड 2 बार एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो होगा तो आइसोसेलेस ही, तो इसमें भी 3 कंडीशन आएंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, स्केलन चेक करते हैं। स्केलन चेक करने की जो कंडीशन है वो सिंपलर है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि जो साइड है वो एक ही बार आ रही है, एंड एंड के साथ वो एक ही बार आ रही है, हमें वो चेक करना है, वो सिंपल है तो वो चेक करते हैं, क्योंकि हमें देखो दोनों में ही 3 कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो मैं वैसे तो अगर किसी एक में 2 ही कंडीशन चेक करनी होती मैं उस वाले को चूज करता, पर जब दोनों में ही 3 कंडीशन चेक करनी है तो मैं सिंपलर कंडीशन चेक करने वाले पे जाऊंगा, राइट। तो आई विल डू elif sides dot count a इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड size dot count b इक्वल टू 1, एंड size dot count c इक्वल टू 1। ये भाई तीनों साइड्स एक एक बार ही आ रही हैं, राइट। तो विल डू प्रिंट स्केल। ठीक है, अब एल्स में मैं सिंपली डाल सकता हूँ आइसोसेलेस। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है, समझ आया? अब मेरे को साथ ही क्या बताना है कि भाई ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है, पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, स्मॉलर साइड्स, जो सबसे बड़ी साइड है उस पे जाना चाहिए। बेसिकली देखो, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, उसके अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और जो स्ट्रेट मतलब तीनों लाइन होती है। तो ए एंड बी इज दिस वन एंड दिस वन, राइट। सो स्मॉलर साइड्स, सी इज द हाइपोटेन्यूज, द लार्जर साइड। मेरी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स के स्क्वायर करके सेकंड इंडेक्स से कंपेयर कर सकता हूँ। बात समझ आइए? नहीं समझ आइए? एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा इस तरीके से दिखेगा, है ना, या फिर इस तरीके से हो सकता है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, ये वाली साइड ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है, तो मतलब जो स्मॉलेस्ट साइड्स होती है, तो ये तो बचपन में सिखाया जाता है, एक ट्रायंगल ऐसे एग्जिस्ट करेगा राइट एंगल, ऐसा होता है। जब पाइथागोरस थ्योरम होती है तो ये नहीं है कि मैं रैंडमली किसी भी साइड को एबीसी ले सकता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है दैट इज ऑलवेज सी। मेरे पास जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो क्या होगी, हमेशा ही जो मेरे साइड्स की लिस्ट है उसके अंदर लास्ट एलिमेंट सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने तो सॉर्ट कर रखा है ना, करेंगे पॉइंट। तो बस वही कंपेयर कर लेंगे हम, तो बोल रहा हूँ, वरना मेरे को देखना पड़ता कौन सा सबसे बड़ी है, फिर उसके हिसाब से कंपेयर करता मैं एबीसी, उसके हिसाब से अलाइन करता।
ठीक है, तो इफ क्या बताओ, साइड्स में जो जीरोथ एलिमेंट है दैट स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइड्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, है ना, साइड्स में जो सेकंड एलिमेंट है दैट स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा पूरा कोड एक साथ दिख जाए हमें। रीडेबल है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। अगर ऐसा है तो राइट, राइट एंगल, ठीक है, एल्स में हमें कुछ देना ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ जो जो उसकी प्रॉपर्टीज है वही प्रिंट होंगी यहाँ पे, ठीक है। एक लास्ट वाला जो फर्स्ट हमारा ये इफ था ना, इसका मैं एक एल्स देना चाहूंगा बस, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया है कोड हमने क्या किया है इस पूरे कोड में, है ना। रन करते हैं, क्या हो गया, वेक्टर नहीं है क्या, वेक्टर आ गया, ठीक है, एंटर साइड, ठीक है। मैं लेट्स से 1 2 3 करते हैं पहले, 1 2 3, नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 पे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता है। मैं 3 4 5 कर लेता हूँ, ठीक है, तो 3 4 5, ट्रायंगल इज पॉसिबल, स्केलर है, सब कुछ अलग अलग है, राइट एंगल है, ठीक है। अब 3 3 3 कर लेते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल आ जाएगा, तो मैंने 3 3 3 किया, ट्रायंगल इज पॉसिबल इक्विलेटरल, बट क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स 60 डिग्री होती हैं, तो राइट एंगल नहीं है, ठीक है, समझ आया है। मतलब इतनी ज्यादा मैं दिमाग में बात नहीं कर पाता, चेक कर लेते हैं, 5 10 15, नॉट ट्रायंगल इज पॉसिबल, नहीं, 5 प्लस 10 इज 15 ना, बड़ा थोड़ा ना 15 से, 15 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाला नहीं होता, ग्रेटर देन ही होना चाहिए। अगर हम इमेजिन करें 10 5, राइट, नहीं कोई भी ऐसा पॉइंट निकलेगा ही नहीं ना जिसपे वो क्रॉस करेंगे, 10 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 5 से इधर डालेंगे तो बीच में कटेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट निकलेगा ही नहीं जिसपे वो क्रॉस करेंगे एंड लेंस को मेंटेन कर पाएंगे, क्लियर है, कोड तो देख लीजिए। वैसे इसमें जो नॉर्मल आप कंडीशंस डालते हो मैथमेटिक्स वाली, मैथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, वो भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कोड ना थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाता है, आपको मतलब बहुत ज्यादा कंडीशंस में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, मतलब इसमें इसको डेफिनेटली बिल्ड करने के लिए लॉजिकली थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा कंपेयर टू सिंपल कंडीशंस, ठीक है, बट रीडेबिलिटी अच्छी है, एंड अगर आप किसी और को ये कोड सेंड करते हो तो उसको बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना कोड को, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है, इस वाले कोड को नोट कर लो अपने पास, ठीक है, हाँ, मैथ्स बहुत ज्यादा तो आपको कुछ करने की नीड है नहीं, अम, ये देखो, ये तो जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन था, इसको तो मैं मैथ के रिवाइज करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आप प्रॉपर मैथ की बात करो फॉर एआई, तो उसके अंदर स्टार्ट्स मैक्सिमम रहता है, ठीक है,
स्टैटिस्टिक्स में आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। मतलब द पॉइंट इज ना कि काफी सारे जो हमें टॉपिक्स एक्चुअली नीड पड़ेगी, उसमें से 90% ना 10th 12th में नहीं होते हैं। हाँ, मैथ्स तो मैं करवाऊंगा ही ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म, मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैथ आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नहीं, ट्रिग्नो है मैं, ट्रिग्नो मैंने वैसे एग्जांपल दिया था, ये हर रियल लाइफ में यूज होता रहता है, एआई में यूज नहीं होता ट्रिगो। ट्रिगो ज्यादातर आपको वहां पर यूज होता है जहाँ पे ना आप फिजिकल मशीन्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो ट्रिगो नहीं लगता है, उसमें पिक्सल वाइज प्लॉटिंग होती है, उसमें तो उसमें लीनियर अलजेब्रा लगता है आपको, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में तो हाँ, रेंडरिंग के लिए लीनियर अलजेब्रा होता है। देखो द पॉइंट इज कि आप जब 3 डायमेंशन में वर्क कर रहे हो तब ट्रिगो की नीड पड़ती है आपको। गेम ज्यादातर आपको 3 डायमेंशन में होते हैं। इफ यू आर टॉकिंग जस्ट अबाउट योर 2D गेम्स या 2D में कुछ रेंडर कर रहे हो तो उसमें लीनियर अलजेब्रा लगता है। हाँ, एआई के लिए लीनियर अलजेब्रा तो लगता है। नेटवर्किंग के अंदर आपको मैथ चाहिए होती है। नेटवर्किंग के अंदर वो आता है, क्या कहते हैं, सबनेटिंग। हाँ, मतलब मैथ थोड़ी बहुत तो लगती है वहां पे। ठीक है, आपका सबनेटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बीजीपी वगैरह हो गया, प्रोटोकॉल्स आते हैं ना, डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें। मतलब बेसिक मैथ ही लगती है, बहुत ज्यादा मैथ लगती नहीं है कि वही पीएनसी पढ़ा था हमने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, याद होगा। वही लगता है बस नेटवर्किंग में पूरे में ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट लगते हैं बस। ओके, बाय। ओके, बाय। ठीक है, लास्ट पार्ट रहेगा, इसको नोट डाउन कर लेना आप आराम से। ठीक है, कर लिया। क्या हुआ? मतलब हाँ, अभी करना है। घर जाना है। ठीक है। अनुष्का तो कोड ही समझ रही है, समझ नहीं आ रहा किस लाइन में। हम्म। साइड जीरो का मतलब साइड से एक लिस्ट है, उसके अंदर जीरो इंडेक्स मतलब सबसे पहला एलिमेंट, स्लाइसिंग के टाइम में बताया था। इसमें ना आपको एक्चुअली इसमें सी लगाने की भी जरूरत नहीं है, इतने पे भी छोड़ सकते हो आप। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 ही होगी ना, क्योंकि तीन ही एलिमेंट है। तो आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हम्म। 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 अच्छा, आपको समझ आया? कोई डाउट? कोड, कोड थोड़ा याद करते हैं, कंसेप्ट याद करते हैं। हाँ, तो बस कोड फिर दोबारा लिखते हैं। मेरे को भी कोड याद थोड़ा ना है, तभी तो मैंने वो एक्स्ट्रा लिख दिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आप इसको लिखते रहो, जैसे हो जाए देन यू कैन लीव। ओके।
हम्म। दिखाओ। आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। -1 आप स्ट्रिंग में से -1 कर रहे हो। अच्छा नहीं होगा, आपने -1 कैसे, -1 उसमें से करो ना, करो दिखाओ। आगे दो। इसलिए केबल नहीं लाते हो, चला गया। सही तो ये इश्यू कहाँ पे। अरे लास्ट में ये क्या कर रखा है आपने, ए इक्वल टू लिख के छोड़ रखा है। हाँ ये भी आ रही है, वो थोड़ा अनुष्का ने केबल हिला दी है। थोड़ा केबल से दूर रहो। अरे आगे। आपने वाला कोड लिख लिया है। ये भी ठीक है। अब तक जितना भी बड़ा है समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। ऐसा कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा। सिंपल सिंपल कंसेप्ट से, है ना। हम्म। डिविडेंड बताता है। हम्म। म्यूटेबल, एडिटेबल, ट्रिपल, इम्यूटेबल, एडिटेबल। म्यूटेबिलिटी और एडिटेबिलिटी बेसिकली सेम ही टर्म्स होते हैं। म्यूटेबिलिटी का मतलब ही एडिटेबल होता है, अगर आपने म्यूटेबल लिखा है तो एडिटेबल है। हाँ। दूसरा जो टर्म था वो था आइटरेटेबल। 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 नहीं, उसमें अपने म्यूटेबल और एडिटेबल लिखा हुआ है ना। इन दोनों का मतलब सेम ही है। एडिटेबल का भी मतलब भी तो चेंजेस होते हैं। इन दोनों का मतलब सेम लिखा होता है, ये बेसिकली सिनोनिम्स हैं। हम्म। तो लिस्ट इज म्यूटेबल एंड आइटरेटेबल। टपल्स आर immutable but iteratable. ठीक है। सेट्स आर बोथ immutable and non-iteratable. Dictionaries are mutable and iteratable. सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। ठीक है, अगर आप में से किसी को निकलना है, आप सोचो कि घर जाके लिख लोगे तो आप घर जाके लिख लेना, नो इशू। ठीक है।
ठीक है, आप लोग करो। ठीक है, आज तो जो ये क्वेश्चन दिया था मैंने करवा दिया है। ठीक है, आगे से क्या होगा कि एक क्वेश्चन दिया करूंगा, ठीक है, वो आपका एज ऑफ होमवर्क रहा करेगा, अगली क्लास में उसको सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे किसने कितना किया। ठीक है ना? तो आई गेस नोट कर लिया सबने। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।